हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी। कुछ प्रॉब्लम थी, अ, किसी कारणवश नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब डेली हर रोज़ आपको वीडियो मिला करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हमारी पढ़ाई होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, उसमें और जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर रोज़ हमारे साइंस के वीडियो आपको मिलेंगे और कुछ ही मैथ्स के जो वीडियो हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, यानी मैथ्स की भी आपको एक्सरसाइज इसी चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा ना, इसमें हम लेसन नंबर 1 क्लास 10th का जो साइंस है उसका लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, यानी कि जो पहला लेसन है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और जो दूसरा चैप्टर है वो सभी को पता है अम्ल क्षारक एवं लवण, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सीरीज को। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है बहुत ही सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप आंसर सोच के दे, मैं वैसे आपको आंसर बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। देखो, क्वेश्चन का आंसर कैसे दें वो भी समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारों को आंसर मालूम होता है लेकिन पता ही नहीं चलता है कि आंसर कैसे दें, वो भी सबसे बड़ी बात होती है, वो मतलब समझना जरूरी है इन चीज़ों को भी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, आप सभी को पता होना चाहिए वैसे तो इसका आंसर होगा दोस्तों हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी? हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है, और इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं अनुमान विधि। कौन सी? अनुमान विधि। लेकिन एनसीईआरटी में अपन को हिट एंड ट्रायल विधि दिया है, इसलिए आप टेंशन ना ले, हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्लियर है। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वैसे आप सभी को पता होना चाहिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3, यानी इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि जो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होगा। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है कि जल के साथ, किसके साथ? जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। यानी जल जो है, जो वाटर होता है, जल जो होता है उसके साथ, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया का हमें समीकरण लिखना है। तो समीकरण क्या होगा? ध्यान से समझना बात को। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड का समीकरण, तो यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं जल के साथ करवा तो H2O प्लस CaO, H2O प्लस CO। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना बच्चों, इसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। तो CaO यानी बिना बुझा हुआ, तो H2O प्लस CaO और रिएक्शन होगी तो बनेगा हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो CaOH का होल ट्वाइस बन चुका होगा। यानी कि जब हम जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा बुझा हुआ चूना, यानी CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा कि शाक सब्जियों, है ना, ध्यान समझना, शाक सब्जियों यानी कि इसको हम एक दूसरा नाम दे सकते हैं वनस्पति द्रव्य। ठीक है, तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, शाक सब्जियों का विघटित होकर यानी गलकर अपघटित होकर, ऐसे समझ सकते हो। तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का समीकरण होता है या किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो
दोस्तों वो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक उष्माक्षेपी यानी उष्मा उत्पन्न होती है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना उष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन को कवर करेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन है। संक्षारण के कारण तांबे पर कौन सी परत चढ़ जाती है? संक्षारण के कारण, किसके कारण? संक्षारण के कारण तांबे पर कौन सी परत चढ़ जाती है? तो संक्षारण के कारण तांबे पर जो है हरे रंग की परत चढ़ जाती है, याद रखिएगा। कौन सी परत चढ़ेगी? हरे रंग की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत गंधिता से क्या तात्पर्य है? विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता से क्या समझते हो? वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, विकृत गंधिता से क्या अभिप्राय है। तो देखिए हम ऐसे कह सकते हैं कि वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रह जाते हैं तो उन पर अब उपचयित, तो समझ रहे हो, तो उपचयित होने के कारण उनका जो स्वाद है या गंध जो होता है वो बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, जैसे कि अचार के डिब्बे होते हैं तो उन पर फफूंद वफूंद छा जाती है, तो किसके कारण हो रहा है? विकृत गंधिता के कारण। तो विकृत गंधिता किसे कहेंगे? कि वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रह जाते हैं तो उपचयित होने के कारण उनका स्वाद व गंध बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहने वाले हैं। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया, ध्यान सुनना, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में या तो ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, या फिर हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं? मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी वो, किस उस अभिक्रिया का क्या नाम होगा, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं? तो दोस्तों अगर किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है या फिर हम कहें हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है किसी पदार्थ से, तो वो जो है वो अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाने वाली है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का संतुलित समीकरण लिखिए। प्राकृतिक गैस का संतुलित समीकरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस का संतुलित समीकरण लिखिए, तो लिख सकते हैं हम CH4 प्लस 2O2 रिएक्शन होगी तो CO2 प्लस 2H2O और प्लस उष्मा वहां पर उत्सर्जित होती है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक गैस का दहन होगा तो उष्मा नॉर्मल सी बात है उत्पन्न होगी, सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं रासायनिक समीकरण के लिए क्या कहेंगे, बताइए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप भी, खुद भी है, मैं भी कहाँ तक बताऊँ, चलो बताओ आप भी। चलो मैं बता देता हूँ आपको, क्यों दिमाग पे जोर डालना फालतू में, मैं बता देता हूँ रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त जो समीकरण होगी उसको हम क्या कहने वाले हैं? उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, वापस बोल देता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। ओके, आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण किसे कहते हैं? वाह, संक्षारण किसे कहते हैं? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। तो संक्षारण किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास, सराउंडिंग, ठीक है, तो जब कोई धातु अपने आसपास वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या होने लग जाती है? संक्षारित होने लग जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। वापस बताओ, बोलो, रिपीट कर देता हूँ, चलो कोई नहीं। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या होने लग जाती है? संक्षारित होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। ठीक है, तो संक्षारण के कारण कोई भी वस्तु जो होती है खराब हो जाती है, जैसे कि लोहे पर जंग लग जाती है और भी बहुत सारी चीजें। कोई दो संश्लेषित यानी कृत्रिम, ठीक है, ध्यान सुनना, बहुत सारे संश्लेषित समझ नहीं पाते, सिंथेटिक बोलते हैं जिसको। ठीक है, कोई दो संश्लेषित सूचकों के नाम बताने, सूचकों का नाम बताना है। कोई दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो दो संश्लेषित सूचक, कृत्रिम सूचक हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो संश्लेषित सूचकों के नाम बताने कितने? दो। तो पहला हम कह सकते हैं फिनोल्फथेलिन, ध्यान सुनना, फिनोल्फथेलिन, और दूसरा मेथिल ऑरेंज बता सकते हैं, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, पहला क्या हो गया? फिनोल्फथेलिन और दूसरा मेथिल ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ध्यान सुना, वह वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, क्या कहलाता है? तो ऐसा पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अम्ल कहलाने वाला है। सिंपल सी बात है, क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिटमस विलेन किसे कहते हैं? लिटमस विलेन किसे कहते हैं? तो हम लिटमस विलेन के लिए कह सकते हैं कि जो लिटमस विलेन है ये बैंगनी रंग का, ध्यान सुनना, लिटमस विलेन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। क्या होता है? बैंगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिचेन पौधे से, थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है, बैंगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गंधीय सूचक किसे कहते हैं और एक उदाहरण भी हमें बताना है। गंधीय सूचक किसे कहते हैं, हमें एक उदाहरण भी देना है। तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो अपनी गंध में परिवर्तन कर अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं। वे पदार्थ जो अपनी गंध में, अपने अंदर की जो गंध होती है उसमें परिवर्तन कर अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो हम कह सकते हैं गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाने वाले हैं? गंधीय सूचक कहलाएंगे। और गंधीय सूचक के अगर दो उदाहरणों की बात करें हम, तो एक तो हम कह सकते हैं प्याज कह सकते हैं। ठीक है, प्याज, और दूसरा वेनिला भी आप बता सकते हो, वेनिला। ठीक है, तो प्याज और वेनिला एग्जाम्पल दे सकते हो गंधीय सूचक के। इसके अलावा दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया बतानी है हमें, दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए जो जिंक होता है उसको Zn बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो जब दोनों रिएक्शन करेंगे यानी Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप लिखिए। तो बहुत सारे रूप, 3 रूप वैसे मैंने बताए थे आपको। नंबर 1 पे हम कह सकते हैं कि संगमरमर, दूसरा चूना पत्थर, तीसरा खड़िया। ठीक है, तो पहला संगमरमर हो गया, दूसरा चूना पत्थर और तीसरा खड़िया। ठीक है, नेक्स्ट उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो भाई ये तो आप सभी जानते होंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कहते हैं। ठीक है, तो यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक क्रिया करेंगे और लवण और जल बनाएंगे तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कहने वाले हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड व अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति बतानी है। धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति बतानी है। तो धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी दोस्तों वो होती है क्षारकीय। ठीक है, और अधात्विक ऑक्साइड जो होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है क्षार किसे कहते हैं? ध्यान सुनना, क्षार किसे कहते हैं? तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। ठीक है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक प्राकृतिक सूचक का नाम लिखिए। किसी एक प्राकृतिक सूचक का नाम लिखिए। तो प्राकृतिक सूचक बताना है तो बता देते हैं, लिटमस बता दो। लिटमस प्राकृतिक सूचक, अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक सूचक का नाम तो लिटमस आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल में P व H का क्या अर्थ है? पीएच स्केल जो होता है ना उसमें P और H का हमें अर्थ बताना है। तो हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल में P एक जर्मन शब्द पुंसास अर्थात शक्ति का सूचक होता है। पीएच स्केल में P एक जर्मन शब्द पुंसास अर्थात शक्ति का सूचक होता है तथा H हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का सूचक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं? सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि सार्वत्रिक सूचक एक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक एक अनेक सूचकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। बहुत सारे सूचक जो है ना उनका क्या होता है? मिश्रण होता है। कौन?
सार्वत्रिक सूचक, ध्यान सुनना, सार्वत्रिक सूचक जो है ना ये अनेक सूचकों का मिश्रण है जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। वापस बता रहा हूं मैं कि सार्वत्रिक सूचक एक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक एक अनेक सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। ये सार्वत्रिक सूचक की डेफिनेशन आपको बताने अगर आ जाती है तो सार्वत्रिक सूचक किसे कहेंगे दोस्तों कि सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का क्या होता है, एक मिश्रण होता है जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अगर हम, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, बहुत शानदार, कि नींबू के रस व रक्त की पीएच का मान लिखिए। नींबू के रस और रक्त की पीएच का मान हमें बताना है। तो नींबू का जो रस होता है उसकी जो पीएच होती है वो होती है 2.2 यानी 2.2, और जो रक्त होता है उसकी पीएच का मान होता है 7.4 यानी 7.4। ठीक है, नेक्स्ट है दो प्रबल अम्लों व दो प्रबल सारकों के उदाहरण देने। दो प्रबल अम्लों और दो प्रबल सारकों के हमें उदाहरण देने। तो दो प्रबल अम्ल हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो दो प्रबल अम्ल जो है वो हो जाएंगे, एक तो HCl हो जाएगा और दूसरा H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, और दो प्रबल सारकों के उदाहरण देने तो एक क्या हो जाएगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। हमारा शरीर किस पीएच परास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा जो शरीर होता है ना दोस्तों वो 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच क्या करता है, कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है कि दांतों का इनेमल किस पदार्थ का बना होता है। दांतों का इनेमल है ना, हमारे जो दांत होते हैं कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, तो सबसे जो कठोर पदार्थ होता है ना शरीर का उस इनेमल होता है ना, इसको हिंदी में दंत वलक भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि दांतों का इनेमल किस पदार्थ का बना होता है, तो हम कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी, वैसे तो ध्यान सुनना, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि कैल्शियम पासपेट जो होता है ना, कैल्शियम पासपोर्ट नहीं है, कैल्शियम पासपेट जो है इसका क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय मतलब छोटा रूप होता है। तो वापस बोल देता हूं मैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कोष्टक में लिख देना फिर कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप, तो इसका ये बना होता है कौन, दांतों का इनेमल। ठीक है, इसके बाद उदर में अम्लता से राहत पाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उदर में अम्लता से राहत पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, उदर में अम्लता से राहत पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइज, इसका एंटीसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना दिमाग में बात। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिंपल सी बात है, तो बचपन में पढ़ा था। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इनको याद करना है आपको। इसके अलावा धातुओं से ग्रीज हटाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, जो धातु है ना उनसे ग्रीज को हटाने में किस यौगिक का प्रयोग करेंगे हम, तो आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखना है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ना। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम व फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखना है। एल्यूमिनियम और फास्फोरस जो है ना इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखना है अपन को। तो एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है ना, एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है वो होता है दोस्तों 283, और जो फास्फोरस होता है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 285 होता है। ठीक है, 285। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि पीओपी का रासायनिक नाम लिखिए। पीओपी का रासायनिक नाम, पीओपी का रासायनिक नाम बताना है। पीओपी का मतलब क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट होता है। ओके,
तो आई होप दोस्तों आपको आज का हमारा ये प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें प्यारे प्यारे से क्या चीज़ समझ में आई क्या नहीं आई, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी चीज़ें आपके लिए हम लेकर के आ सकें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।